अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में वसीम लियाकत। और जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान अपनी ओडीआई सीरीज जीत चुका है। तीसरा ओडीआई पाकिस्तान ने कराची में जीता और बड़ा कन्विंसली जीता है। उसमें मैकॉनकी का थोड़ा सा किरदार जरूर था। अगर मैकॉनकी को दूसरे एंड से हेल्प मिलती तो यकीनी तौर पर शायद ये सीरीज पाकिस्तान ना जीता। 12 साल बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया और ये सहरा भी एक किस्म का बाबर आजम के सर पे जाता है। बाबर आजम की पूरी टीम को मुबारकबाद। जब हम उनकी तनकीद करते हैं तो उनकी तारीफ भी बनती है। इसके अलावा आपको एक और बात बताते चले, अगर पाकिस्तान अगले 2 मैचेस भी जीत जाता है तो पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में ओडीआई में पहले नंबर पे आ सकती है। और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट में कभी पहले नंबर पे नहीं आया। टी20 क्रिकेट में आता रहता है। टेस्ट क्रिकेट में मिसबाह-उल-हक की कप्तानी में पाकिस्तान पहले नंबर पे आया। क्या अब बाबर आजम एंड कंपनी अगले 2 मैच जीतकर पाकिस्तान की टीम को दुनिया क्रिकेट में पहले नंबर पर लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। और अगर हम पहले नंबर पे आ जाते हैं तो यकीनी तौर पर आगे वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, उसमें बड़ी हौसला अफजा होती है। जो चीजें स्टैट्स होते हैं आपकी टीम के, जब अपोजिशन आपको देखती है तो वो फिर पहले नंबर की टीम की तरह देखती है और कहीं ना कहीं भी प्रेशर भी होता है आप पे भी और अपोजिशन पे भी। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद आरिस के हवाले से भी डिस्कशन होगी, जिनका एक सवाल हुआ इमामुल-हक से। इमामुल-हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कराची में और रावलपिंडी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्रिकेटर कोई भी आता है तो बड़ी तलकीन की जाती है कि आपने मैच के ऊपर बात करनी है। लेकिन जब इफ्तिखार और हारिस के हवाले से सवाल हुआ कि उनको खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं, तो इमामुल-हक ने कहा मेरा नहीं ख्याल कि उनको होना चाहिए, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, अब वक्त कम है। क्या ये वक्त अभी आके कम हुआ क्योंकि पहले से ही इफ्तिखार और मोहम्मद आरिस जैसे जो लोग हैं इनकी हमें जरूर है। इसके अलावा हम बात करेंगे नदीम खान, जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। पहले ये डायरेक्टर हाई ऑपरेशंस थे और उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर थे। उसके बाद इनको वुमेन विंग्स में भेजा गया और फिर ये यूके में फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। तो कल इनको खत मौसूल हुआ जिसमें इनको बाहर कर दिया गया है। और बहुत सारी खबरें कि इन पे करप्शन के इल्जामात थे या फिर कोई सैलरी इनकी ज्यादा थी, पहले इनकी सैलरी भी डिडक्ट हुई। इसके हवाले से भी प्रोग्राम में बात होगी। डॉक्टर सोहेल सलीम जो कि पहले जो आपको बताते चले कि मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेस के ये मैनेजर थे, अब इनको एज ए डायरेक्टर लाया जाएगा। और इनके इख्तिलाफात एहसान मानी से स्टार्ट हुए थे जब कोविड में पीएसएल के दौरान जो पीएसएल के प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो नहीं किया गया, तो ये फिर अपना रेजिग्नेशन देकर चले गए थे। अब इनको एज ए डायरेक्टर लाया जाएगा। और चाँद फतेह अली खान जो कि बड़ी मशहूर हैं, आपने देखा होगा इनके गाने बड़े मशहूर हैं, पीएसएल के हवाले से भी इनके गाने हैं और आजकल सोशल मीडिया की सेंसेशन समझा जाता है। इनके हवाले से भी बड़ी जबरदस्त खबर यह है कि इनका नाम काशिफ राना है और इन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट किस साल से किस साल तक खेली और कौन सा कौमी क्रिकेटर है जो कि चाँद फतेह अली खान की कप्तानी में खेलता रहा। और वो आजकल भी कौमी टीम के साथ तो नहीं लेकिन कुछ फ्रेंचाइजेस के साथ बिजी हैं। चाँद फतेह अली खान के साथ भी के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों ही हाईएस्ट पेड एथलीट बन चुके हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो साल में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एथलीट बने। ये पैसे उन्होंने फुटबॉल क्लब से तो कम कमाए, लेकिन जो कमर्शियल्स की मद है, एडवर्टाइजमेंट की मद है, उसमें इन्होंने पैसे ज्यादा कमाए। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर डिस्कशन करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर भाई साहब। शाकिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ मौजूद है अली ताबिश। अली ताबिश कल भी हमारे साथ थे लेकिन रैपिड फायर इनके साथ हुआ था कल के दिन, तो आज इनसे तसल्ली से बात होगी। शाकिर साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। कराची में आप माशाल्लाह से ओडीआई सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो गए, मुबारकबाद देनी होगी बाबर आजम एंड कंपनी को। देखें, जिस तरह पाकिस्तान वनडे सीरीज में भी 2-0 अप था, तो हम होप कर रहे थे कराची में जाके, क्योंकि वो T20 वाला मसला दरपेश नहीं होगा, क्योंकि T20 सीरीज में जो लाहौर में जो लैग हुई थी उसमें हम 2-0 अप, फिर तीसरा मैच बड़ा शॉर्ट मार्जिन से आ रहे और फिर पिंडी में हमें मुश्किलात रही, एक बारिश की नज़र वगैरह एक मैच हार गए। तो हम ये देख रहे थे कि कहीं यही रिपीट ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम पकड़ती है न्यूजीलैंड की टीम T20 में हमने देखा, क्योंकि इंतहाई प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो वो एक लगता है कि भी उनको अगर कहीं बाजी उनके हाथ में किसी हाथ में पलट जाए तो फिर वो दूसरी टीम को उठने नहीं देते। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान बहरहाल 11 साल बाद सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। बाबर आजम यकीनन जहाँ उनको क्रिटिसाइज करते हैं वहाँ उनको ये क्रेडिट भी जाता है कि उनकी कैप्टनसी में ये हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कोई
डिफेंसिव क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से नहीं दिखाई दी कि हमने सीरीज जीतनी है या तो हमने बिल्कुल फुल फ्लैज एक अच्छी टीम के साथ जाना है। जो रोटेशन पॉलिसी और जो हम वर्ल्ड कप की तैयारी के साथ इस सीरीज में उतरे हुए हैं वो भी एक विजन और एक अप्रोच नजर आ रही है, और तमाम दस्तयाब जो टैलेंट है उसको ट्राई किया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में ट्रायल टेस्टेड के दौरान भी अगर सीरीज जीत जाते हैं तो ये बड़ी कामयाबी है। अली, ये कल के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा ओपन स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक बड़ा क्लिनिकल थी कल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो तो हो गई वैसे, लेकिन उसके अलावा आई थिंक पाकिस्तान का मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, सीरीज़ अपने नाम करना बहुत ज़रूरी था, विच वी डिड। जिसमें जो मैंने आपको शायद पहले भी बात बोली थी कि फील्डिंग जिस मैच में हम अच्छी करेंगे, हम वो मैच अगर बैटिंग और बॉलिंग से नहीं जीते तो फील्डिंग से जीत जाएंगे। 3 रनआउट, 2 बहुत अच्छे कैच जो सबब बने बड़े बैट्समैनों को उनका जो अच्छा खेल रहे थे उनको आउट करने में, और वही पाकिस्तान मैच जीता। सबसे पहले बात करेंगे शाकिर आपसे क्राउड के हवाले से। कराची में क्या वजह है, इतने ज्यादा वहां पे मीडिया हाउसेज है, कराची के जर्नलिस्ट हैं, वो जब किसी चीज की ठान लेते तो वही चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कराची का जो क्राउड है वो ग्राउंड नहीं आता, इसकी क्या वजह है? ये बड़ी अफसोसनाक है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, क्रिकेट की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। करोड़ों की आबादी वाले शहर में अगर आप एक स्टेडियम नहीं भर सकते जिसकी कैपेसिटी 30-40 हज़ार लगभग इतनी ही है, तो ये अफसोसनाक है। और इतने अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। मैं खुद भी कराची में मैंने मैचेस देखे, खास करके PSL का एक फाइनल हम देखने गए, तो कुछ वजूहत ऐसी हैं जो क्राउड को वहाँ परेशानी का बायस बनती है, इसीलिए वो नहीं आती। एक तो सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, तो दूर से आपको जो है वो बहुत दूर तक पैदल चल के आना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि शायद ग्राउंड के अंदर उस लेवल की खाने पीने की सहूलियात क्राउड के लिए वनडे मैच 6-7-8 घंटे तक आपको जो है वो ग्राउंड के अंदर रहना, तो ये सहूलियात का फुकदान की वजह से फैमिली उस तरह से नहीं आ रही। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। देखें, कराची से हम सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पिंडी एक छोटा शहर है निस्बतन, और वहाँ हम कैपेसिटी क्राउड देखते हैं। लाहौर में भी अच्छी अटेंडेंस होती है, लेकिन कराची में हम इससे ज़्यादा देखते हैं क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर परसेंटेज आप निकालें आबादी की तो 1% लोग भी जो है वो ग्राउंड की तरफ नहीं आ रहे। ये PCB शायद उस तरह से एक माहौल नहीं बनाता, कराची जाकर एक एंगेज नहीं करता क्राउड को, कोई एडवर्टीजमेंट या कोई सहूलियात उस तरह से नहीं होता। इस बार टिकट भी इतना महंगा नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर हालात को बेहतर किया जाए, इंतजामात को बेहतर किया जाए, जो शटल सर्विस है एक पार्किंग से ग्राउंड तक उसे बेहतर किया जाए, आसान किया जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए ज़्यादा के ज़्यादा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करना ठीक नहीं है। इसलिए वो आप ये समझते नहीं है कि कराची में हमने देखा अक्सर PSL पूरी कराची में हो जाती थी, फिर पाकिस्तान की कुछ टीम्स आई हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने कराची में मैचेस खेले, तो वो कराची की आवाम शायद मैच ज्यादा देख देख के बोर हो गई है, तो कराची से थोड़ा सा मैचेस की क्वांटिटी कम करनी चाहिए या फिर T20 सिर्फ वहां पे रखने चाहिए। कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए ताकि डिफरेंट जो है ना सिटीज में मैचेस जाएंगे तो फिर कराची वालों की भी थोड़ी सी भूख जागेगी। ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन रिसेंट पास्ट में आप देखें रोटेशन काफी हुई है वेन्यूज के हवाले से। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी को भी काफी एंगेज किया गया। पिंडी में अब तो बहुत ज्यादा मैचेस आ रहे हैं, ये एक वजह जरूर हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो मसला है वो लोगों को सिक्योरिटी के नाम पर बहुत ज्यादा हर्डल्स होती हैं। सिक्योरिटी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो देखने वाला आया उसको फैसिलिटेट करें एज मोर एज पॉसिबल, ताकि वो इरिटेट ना हो, उसके लिए आसानी से ग्राउंड आना, ग्राउंड से वापस जाना आसान हो, और वो फील ये करे कि वो क्योंकि मैच जब आप देखने आते हैं तो आप इंजॉय करें। आपका एक लाइक लेयर टाइम पिकनिक बनाने आ रहे होते हैं। बाकी स्टेडियम में कोई क्रिकेट को फोकस करने को नहीं जाता, वो एक हल्ला गुल्ला एक फन के लिए लोग जाते हैं। तो उस सारे सिचुएशन में अगर फन तो उन्हें तभी मिलेगा जब उनको आने जाने में फैसिलिटेशन होगी, उनको वहां जो वक्त गुजारा है वो बेहतर उनके लिए होगा, तो उसको थोड़ा ईज करें तो मैं समझता हूं कि क्राउड बढ़ेगा। ट्विटर स्पेस की तरफ बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं अली, मैं आप ऐड करना चाहते हैं? दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, एक तो सिक्योरिटी कंसर्न ऑब्वियसली है कि सिक्योरिटी के मरहले जो है ना जो उन्होंने रखी हुई चीजें वो एक जो है ना वो तंगी का बायस है लोगों के लिए, लेकिन ओवरऑल कराची की सिक्योरिटी भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं वो या गाड़ियों पे आ रहे हैं या बाइक्स पे भी आ रहे हैं, तो वो कराची के ऐसे हैं नहीं कि वो जो है ना बगैर किसी वरी के कहीं में गाड़ी पार्क करके स्टेडियम का रास्ता तय कर लें। कराची में एक तो फासले बहुत ज्यादा है, एक चीज। दूसरी, कराची के सड़कों के हालात ऐसे नहीं हैं कि बंदा जो है ना 8 घंटे के लिए एक जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी करके जाए मैच देखने। उसको सबसे बड़ी टेंशन तो ये होगी यार मैं वापस गाड़ी में पहुंच सकूंगा या नहीं, मुझे गाड़ी वापस मिलेगी अपनी या नहीं। दूसरी चीज, तो आजकल इस्लामाबाद में भी हो रहा है, पिंडी में भी हो रहा है।
कराची के निस्बतन तो एक बहुत मतलब परसेंटेज, अगर कराची में फॉर एग्जांपल कराची परसेंटेज इसी चीज की कंपेयर की जाए तो 5 या 10% भी नहीं होगी जो कराची में है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सपीरियंस होता है मैच देखने का। जैसे शाकिर ने कहा कि खाने पीने की सहूलियत कोई खास अवेलेबल नहीं है कराची में लोगों के लिए, जो शायकीन आ रहे हैं उनको देखने के लिए। उसके साथ साथ मैच जो देखने भी जा रहा है उसके लिए भी, मेरे काफी दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं जो जाते हैं कराची में, स्टेडियम में मौजूद होते हैं वो मैच देखने के लिए, और वो एक कंप्लेंट बहुत ज्यादा करते हैं और बार बार करते हैं कि जब हम कराची स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे होते हैं तो हमें लग नहीं रहा होता कि हम स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं, हमें लग रहा होता है हम जेल में बैठ के मैच देख रहे हैं। एक तो उसकी कवरेज इतने अजीब तरीके से, जो स्टील कवरेज है वो बहुत अजीब है, आई साइड बहुत ब्लॉक होती है, बहुत कम एक्चुअल सीटिंग एरिया है जहां से आप मैच को एक्चुअली में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीजें पीसीबी को देखने में आई थिंक गौर व फिक्र ज्यादा करना चाहिए। ठीक हो गया, पीसीबी को देखिए। शाकिर साहब बताइएगा, मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन फखर जमान के ऊपर बड़ी नजरें थी सब पे। फखर जमान पैर दर पे सेंचुरीज लगा रहे थे, लेकिन कल के मैच में उस तरह चल नहीं सके क्योंकि अच्छा शॉट्स बड़ी अच्छे लगाए लेकिन फिर भी 19 रन पे आउट हुए। मेरा ख्याल है, जब मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, न्यूजीलैंड टीम एक्स्ट्रा प्रोफेशनल अंदाज में खेलते हैं, और जब एक प्लेयर उनको मुसलसल टारगेट कर रहा है, मुसलसल उनकी तीसरी सेंचुरी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो मेरा ख्याल है उस कल वाले मैच में बेहतर प्लानिंग के साथ उसके खिलाफ आए, और उनकी जो उसकी वीकनेस है उसको ज़्यादा टारगेट किया, और वही स्लो डिलीवरी एक उसको वो जो है वो सही एंगेज नहीं कर सके। फखर जमान से आप इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन करें कि हर मैच में उसका सेंचुरी करना बनता भी नहीं है। लग अच्छे रहे, अब कर जाता तो चलो एक रिकॉर्ड हमारे लिए भी बन जाता कि कंसेक्टिव 4 सेंचुरीज पाकिस्तान के नाम वो कर जाता, लेकिन ओवरऑल पूरी सीरीज की जो उसकी परफॉर्मेंस है ज़बरदस्त है, और बड़ी होप हुई है उसकी वजह से हमें आगे जो आने वाले बड़े इवेंट है उसके लिए, कि फखर जमान कुछ अरसे से ऑफ कलर थे। जब वो ऑफ कलर हो जाते हैं लंबे अरसे के लिए हो जाते हैं, तो जब वो फॉर्म पकड़ते हैं तो वो भी लंबे अरसे तक पकड़ते हैं। तो इस फॉर्म में जहाँ उनकी बेहतरी है, पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छा स्टार्ट मिलता है। कल बात था कि फखर जमान ने जो स्टार्ट लिया वो पहले 4-5 ओवर में 10-12 रन से बड़ा सेंसिबली उन्होंने आगाज किया। पावर प्ले में भी हम पहले पावर प्ले में मेरे ख्याल हम 40 रन बना सका पाकिस्तान, तो एक अप्रोच तो थी सेंसिबल। शायद विकेट भी शुरू में शायद इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रही थी बैटर को, तो वो सारे सिचुएशन में उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, कोशिश की कि वो एक लंबा इनिंग्स फिर भी खेले, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा न्यूजीलैंड को जिस तरह उन्होंने कंटेल किया और फाइनली उनकी विकेट लेने में कामयाब हुए। अली, इमाम उल हक की अगर बात की जाए, इमाम उल हक बड़ा अच्छा लग रहे थे, और कल बल्कि प्रोग्राम के दौरान भी आप डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हम जब चाय पे बैठे तो आपने कहा कि ये आउट हो जाएंगे, वो 90 पे आउट हो गए, लेकिन अगर वो 120 बना जाते तो फिर टॉप के 3 प्लेयर्स हमारे ही होते ना। हाँ जी, वो एक रेटिंग्स का में था थोड़ा सा सीन। होपफुली अगर अभी भी चांस है, 2 मैच है, वो इंप्रूव करके हो सकता है उनके पॉइंट ज्यादा मिल जाए। बल्कि 1 पॉइंट का फर्क है चौथी और 5वीं पोजीशन का, और फिर दूसरी और तीसरी पोजीशन का जो है वो भी 1 या 2 नहीं 5-6 पॉइंट्स का फर्क है जो फखर जमान और रसी वैंडरडसन के बीच में। लेकिन देखिए, इमाम की अप्रोच जो थी ना वो बहुत अच्छी थी मैच के हिसाब से और पिच के हिसाब से। टॉम लेथम ने टॉस पे कहा कि हम बॉलिंग पहले करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है पिच थोड़ी सी बेहतर परफॉर्म करेगी शाम में, ड्यू फैक्टर भी होगा, तो हमें जो है ना चेस करने में हमें लग रहा आसानी होगी, विच वॉजंट द केस, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो बॉलिंग थोड़ी बेहतर की चेस में अपने, उसके साथ साथ जो प्लान्स थे जैसे शाकिर ने कहा उन्होंने बॉलिंग में अपनी एग्जीक्यूट किए। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा टोटल नहीं रखा, पिच थोड़ी स्लो थी, उसके हिसाब से एट पार टोटल था, पर एक पार स्कोर इसको बोलते हैं कि जितना होना चाहिए था उतना था, और शायद हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इतना होगा, और उससे थोड़ा सी ज्यादा 5-7 रन ज्यादा हो गए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो बॉलिंग कराई वो बहुत कैलकुलेटेड थी, और पाकिस्तान ने जहां पे एक्चुअली में न्यूजीलैंड को हराया वो प्रोबेबली अपनी फील्डिंग के वो एफर्ट से, जो प्रेशर था जो फील्डिंग से मेंटेन किया। हालांकि 5 डायरेक्ट हिट्स लगी, कोई आउट नहीं हुआ उन पे, जो रन आउट हुए 3 वो डायरेक्ट हिट्स पे रन आउट नहीं हुए थे, वो वाया रन आउट हुए थे। बट डायरेक्ट हिट्स लगने से अगले बैट्समैन के दिमाग में क्या जा रही है, फील्डिंग तेज कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, अगर मैंने मुश्किल रन लेने की कोशिश की तो मैं रन आउट हो सकता हूं, जिसकी वजह से उन्होंने शायद स्ट्राइक रोटेशन जो थी वो थोड़ी कम की, इसलिए रन रेट बढ़ता जा रहा था उनका। ये फील्डिंग का प्रेशर था जो हम बार बार अच्छी फील्डिंग करके, बहुत अच्छी फील्डिंग की पाकिस्तान ने, रन आउट चांसेस भी मिस हुए जो एक्चुअल चांसेस थे। टॉम लेथम गिव अप कर चुके थे कि अब तो मैं रन आउट हूंगा, उसके बावजूद अच्छे कैच पकड़े हमने फील्ड में,
हमने फील्डिंग का प्रेशर रखा जिसकी वजह से उनकी विकेटें निकली, रन्स रुके और मैच जीत गए। सर ये बाबर को क्या हो गया? बाबर 50 बना रहे हैं फिर आउट हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि बाबर के पास, आपको पता है ओडीआई में मैचेस बड़े कम होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर ओडीआई में देखा जाए तो सबसे कम मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेले हैं, और उन कम मैचेस में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें बाबर की जानिब से नजर आए। कल एक दफा फिर अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन फिर भी आउट हो गया। हालांकि जिस तरह की न्यूजीलैंड की बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसके खिलाफ तो बाबर आजम कोई भी स्कोर दाग सकते हैं। कल की विकेट बड़ा उनकी अनफॉर्चुनेट था, इनसाइड एज हो गया, वरना जिस तरह से वो खेले इनिंग्स उन्होंने बड़ी अच्छी बिल्ड की, और फखर के आउट होने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी भी ली कि मुझे ही अब लंबी इनिंग्स खेलनी है, और बड़ा अच्छा उन्होंने साथ दिया दूसरे ओपनर का, इमाम का। तो बाबर से आप ज़ाहिर जितना बड़ा स्टार है, जितनी उसकी परफॉर्मेंस रही है, तो आवाम की, आपकी, हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। शायद वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इसलिए आपको थोड़ा उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ओवरऑल जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी है, उन्हें कल जिस तरह पिछले 2 मैचों में उनको बड़ी इनिंग्स नहीं थी तो कल ज़रूरत थी उनकी फखर की जल्दी आउट में, तो वहाँ उन्होंने अपना रोल प्ले किया। पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीरीज़ में उनकी सेंचुरी बहरहाल अगले 2 मैचों में होनी चाहिए, क्योंकि एक मजाक सा बन गया है बाबर के लिए सेंचुरी बनाना। इतना वो फ्रीक्वेंट और इतने कंसिस्टेंट हो गए हैं अब अपनी कारकर्दगी में कि अब हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और आवाम उनसे बहुत बेपनाह प्यार करते हैं। जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो शायद वो एक प्रेशर भी बैट्समैन पर होता है, लेकिन बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास बैटर, तो उनको उन एक्सपेक्टेशन को मीट भी करना चाहिए, और लेट्स होप कि अगले 2 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होगी और बड़ी इनिंग्स 3 फिगर की आपको नजर आएगी। ठीक, शाकिर और अली ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस तो अब्दुल्ला शफीक के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़, और अब बात को कंटिन्यू रखते हैं। और शाकिर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, अब्दुल्ला शफीक मेरे भी बड़े फेवरेट हैं और पूरे पाकिस्तान के फेवरेट है। टेक्निकली ही इज अ वेरी साउंड बैटर, बल्कि आपके साथ जब पीएसएल ट्रांसमिशन में यहाँ पे जवाद ज़ारफ बैठे होते तो वो कहते थे कि ये टेक्निकली बाबर आजम से भी साउंड बैटर हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक क्लिक नहीं कर पा रहे। क्या है कि कॉन्फिडेंस का कोई मसला है, या बहुत ज्यादा उनको बाहर बैठा के एक आध गेम मिलती है, इस वजह से भी वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं? देखिए, जब आप टेक्निकली एक टेक्स्ट बुक बैटर हों या टेक्स्ट बुक बॉलर हों, तो आपको परफॉर्म करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। जितने भी बड़े प्लेयर आप माजी में देख लें, बड़े ग्रेड्स उनके इनिशियली रिकॉर्ड को इतने अच्छे नहीं थे। अब्दुल्ला शफीक, मुझे याद है डोमेस्टिक में जब ये पहला T20 खेले तो अपने पहले मैच में उन्होंने 85 बॉल्स पे सेंचुरी की थी, तो वो ये भी एक उन्होंने डोमेस्टिक में रिकॉर्ड बनाया था कि पहले मैच में सेंचुरी की। फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में गए तो मुसलसल में 4 या 5 दफ़ा वो आउट हुए 0 पर, ये भी एक उनके रिकॉर्ड है। लेकिन जो उनकी पोटेंशियल है, जो उनकी सलाहियतें हैं, जो उनका टैलेंट है, वो उसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब वो अपनी बेस्ट फॉर्म में कभी आएगा तो शायद बाबर आजम को लोग कम देखें, अब्दुल्ला शफीक को देखें कि उसके पास बहुत ज़्यादा शॉट सिलेक्शन है, साउंड बैटर है, टेक्निकली फ्लॉस बहुत कम है। अच्छा, अभी लाहौर कलंदर की जानिब से जब वो खेल रहे थे तो वो हार्ड हिटर भी हैं। हाँ, अपने आप को अच्छा स्विच करता है, बहुत अच्छा स्विच करता लगा के देते हैं। यही उसकी खूबी है, और वो अपने सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को शिफ्ट करने की सलाहियत भी रखता है। शिफ्ट वही कर सकता है सिचुएशन के मुताबिक बैटर जिसके पास ऑप्शन ज्यादा हो। देखिए, आप जिस टीम में आप कहीं भी कम्पिटिटिव क्रिकेट में खेल रहे होते हैं तो सामने वाली टीम बहुत सारे गेम प्लान के साथ आपके सामने खड़ी होती है, और आपके पास अगर आपके ऑप्शन महदूद हैं, मतलब आप सिर्फ ऑफ साइड के प्लेयर हैं या आप ऑन साइड के प्लेयर हैं, तो वो आपको मैनेज कर लेंगे। लेकिन आपके पास शॉट सिलेक्शन, ड्राइव और हुक सब कुछ है, तो फिर आपको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। अब्दुल्ला शफीक उस मामले में ऐड करता चलो, फिर अब्दुल्ला शफीक वाला मामला क्लोज करते हैं। इनका जो डाउनफॉल है ना, वो इंग्लैंड के खिलाफ स्टार्ट हुआ जब ये एक दफा लेग बिफोर आउट हुए, और उसके बाद ये लेग बिफोर पे बहुत ज्यादा आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। वहां से ना अब्दुल्ला शफीक की जो सुप्रीम फॉर्म थी वो थोड़ा सा पीछे कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं। उसके बाद वो उतना ऑकवर्ड आउट नहीं हुए, उसके बाद और ऑकवर्ड तरीके से ना स्पिन को खेलने जाते तो आउट होते, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल मेरे ख्याल कोई इफेक्ट ज्यादा कर गई। सर, बॉलिंग की हम जब बात करते हैं तो टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, शाहीन शाह अफरीदी हमें वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं लग रहे जो इंजरी से पहले थे। इंजरी के बाद 2-3 महीने वो बाहर भी आए, फिर पीएसएल का उन्होंने वेट किया, फिर पीएसएल खेली। आज भी शाहीन शाह अफरीदी का वो पेस हमें, हाँ कराची में थोड़ा सा पेस जरूर नजर आया, लेकिन इनिशियली वो विकेट्स नहीं ले रहे। वो आजकल वही काम कर रहे हैं जो किस जमाने में वकार यूनुस किया करते थे कि टेल को आके फारिग कर रहे हैं। देखिए, शाहीन को इनिशियली जो हम एक दिमाग में बैठी थे ना कि शाहीन ने ओपनिंग ओवर में विकेट लेना है, वो T20 में तो वो जान लगा के वो हमें फार्मूला देखने को मिल रहा है। लेकिन वनडे में देखें, फौरन से स्विच करना, वो भी इतने टैलेंटेड बॉलर के लिए इससे थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए जो भी शाहीन कर रहे हैं। ठीक है, उनकी स्विचिंग, उनको जो गियर अपना शिफ्ट करना है T20 से वनडे में,
करंट उनकी फॉर्म से बेहतर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंडीशंस का भी ताल्लुक होता है। पिंडी की पिच पे जहां पे हार्डली विकेटें मिलती हैं, ठीक है, वहां पे भी उन्होंने विकेटें निकाल के दी हैं आपको, लेकिन कराची शिफ्ट होना आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। जिस टाइम पे उन्होंने बॉलिंग शुरू की उस टाइम पे ब्रीज काफी स्ट्रांग थी। कराची का मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ऐसा अलाउ करता है फास्ट बॉलर को इनिशियल स्विंग, लेकिन उसके ऊपर जो चीज शाहीन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो देखने को नहीं मिली, वो नसीम से देखने को मिली। नसीम कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ओवररेटेड नहीं हो गए। देखिए ना, हम देखते हैं वसीम अकरम को देखते हैं, वो 6 गेंदों पे 6 डिलीवरीज करवाया करते थे। अब अगर शाहीन को देखेंगे तो शाहीन सिर्फ उनकी जो यूटिलिटी है वो स्टार्ट में आते हैं और एक इन स्विंगिंग डिलीवरी है। अगर उनकी मतलब 145 से भी इन स्विंगिंग डिलीवरी है, उस पर वर्कआउट कर लिया जाए तो फिर शाहीन की यूटिलिटी तो खत्म हो गई। देखिए यहाँ भी बॉलर का कमाल आपको नजर आता है, देखना पड़ता है। शाहीन की एक स्विंग तो सबको पता है वो उन्होंने करनी है, वो वही निकलती है। द अदर वे अराउंड, दूसरी तरफ बॉल को लेके जाना, ही स्टिल हैज टू मास्टर द आर्ट। वी कीप, हम शायद भूल जाते हैं कि अभी वो 22 साल का ही हुआ है, लेकिन 22 साल का हो चुका, लेकिन पेस उसका 131-35 पे पहुंचा है, जो आमिर का आजकल है। देखें, उसमें आपको अपनी यूटिलाइजेशन भी तो देखनी होती है ना, कि मैं, अगर मुझे पता है मैंने 10 ओवर कराने हैं वनडे में, ठीक है, तो मैं अपनी पेस मेंटेन करूंगा कि मैं अपने 10 के 10 के अंदर कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन कर सकूं। जब मुझे पता है मैंने 4 ओवर कराने हैं T20 में, तो मैं कॉन्स्टेंटली 145-140 के बीच में रहूंगा कि मैं 4 ओवर के लिए पूरी एफर्ट अपनी दे रहा हूं। तो उसमें यूटिलाइजेशन। दूसरा, कराची की कंडीशंस में पसीना ज्यादा आता है, आप थकते जल्दी हो, तो उसमें अपने आप को कंजर्व करना, एनर्जी कंजर्व करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐड करना शाहीन पे, क्योंकि मैं उससे बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ रिसेंट पास्ट से, शाहीन को जितना भी आप उसके स्टैट्स और परफॉर्मेंस सामने देखें तो मुझे लगता है कि शाहीन नई बॉल का बॉलर है। जो ही बॉल पुरानी होती है डेथ ओवर में वो खाता है, बल्कि बहुत खाता है। शाहीन ने अगर मैच जितवाए आपको शुरू में विकेट्स दे के, तो मैच हरवाए भी हैं डेथ में छक्के खा के, तो इसलिए मैं समझता हूँ कैप्टन को भी कुछ थोड़ा सा उसके बारे में एक माइंड अप बना लेना चाहिए। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर रहा, वो डेथ के लिए अपने आप को उतना इक्विप नहीं कर रहा है, इतना यूटिलाइज उसकी जो वर्थ है वो उतनी नहीं है, तो फिर मैं तो आज भी कहता हूँ, अक्सर दोस्तों में बैठता हूँ कि शाहीन को T20 में बेहतर है 4 ओवर पहले करवा, एंड में बहुत अच्छा बिल्कुल। और यह है कि उसे एक तो उसे ओल्ड बॉल के साथ भी कुछ खेलना सीखना पड़ेगा, और दूसरा जिस तेजी से वो इन स्विंग करता है ना, वसीम अकरम वहीं से आउट स्विंग उसी तरह करते थे, तो वो आर्ट उसे बिल्कुल बाहर ठीक है कि वो आप मास्टर करें, ताकि आप बैटर को डाउट दें कि जो बॉल यहां पर के अंदर आ रही है किस टाइम बाहर भी चली जाएगी, तो वहां से उसको विकेट मिलेगी स्लिप में, तो इस पर उसे काम करना चाहिए। ठीक हो गया, चौथे ओडीआई के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इमाम उल हक ने कुछ कहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग कहा है। आपको पता है कि जब पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हमें बताया जाता है मैच के ऊपर बात करनी है, लेकिन कराची की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कभी मैच के ऊपर बात नहीं होती। कभी रिजवान अपने चौथे और 5वें नंबर का रोनर होते हैं और कभी इमाम उल हक कुछ कहते हैं। जरा सुनते हैं इमाम उल हक ने क्या कहा, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, और आगा, नवाज, शदाब मेरे ख्याल से इनफ पावर हिटिंग है। इट्स जस्ट कि उनको जो है आपको कॉन्फिडेंस देना है, और क्योंकि समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है 5वें 6ठे नंबर पे आके 6-7 ओवर्स रह गए, क्योंकि आप बेशक उनके स्टैट्स में जिस तरह मेरी बाबर फखर के स्टैट्स आए वैसे उनके ना आए, क्योंकि 5 से 6 ओवर उनको खेलने को मिलती है, लेकिन उनका जो चपेन है, जैसे आज आगा ने 32 किया और साथ में 1-2 आउट किया और बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की, तो जो वो जो है उन्हीं को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और नवाज और शदाब बहुत जबरदस्त हिटर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल हैरी को और इफ्ती भाई को जो है बिल्कुल मौका देते। अगर मुझे ऐसा लगता है, बाबर कुछ अलग सोच रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैचेस बिल्कुल नहीं है, 2 मैचेस है। जितनी आपकी बेल्ट में मुझे ऐसा लगता है बड़े टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंस से जाएंगे, तो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है बड़े टूर्नामेंट से पहले। सर जी ये तो पूरी पॉलिसी स्टेटमेंट आजकल जारी कर रहे हैं इमाम उल हक। अच्छा, मुझे ये लगा इमाम की बात सुन के कि इमाम बात करे T20 की, 6-7 पे जो आता है उसके पास 4-5 ओवर T20 में रहते हैं। वनडे में तो आप 5-6 नंबर पे आने वाला कभी 25वें ओवर में आ रहा है, कभी 20वें में आ रहा है, कभी 30वें, उसको 25-30 ओवर खेलने के लिए होते हैं। तो वो शायद उस सवाल को मिक्स करके जवाब देते हुए आप इफ्तिखार की बात करें, हम जिस दिन वो वनडे में सिलेक्ट हुआ हमने सबसे पहले आवाज उठाई कि कैसे मुमकिन है कि इफ्तिखार जैसा इतना इंपॉर्टेंट बैटर वनडे आप 50 ओवर के गेम खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप, और आप उसको कंसिडर ही नहीं करें। इफ्तिखार की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपका अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया वो टुक टुक पे चला जाएगा। इफ्तिखार की खूबसूरती है कि उसे कैरी अगर एंकर करनी है इनिंग्स तो कर सकता है। इफ्तिखार की खूबसूरती है कि किसी भी हालात में किसी भी फास्ट बॉलर, स्पिनर, किसी को भी वो जब उसने बम्बार्टमेंट करनी है तो उसको वो मतलब एक इज अ कंप्लीट पैकेज लोअर मिडिल ऑर्डर में। तो उसके बगैर आप वर्ल्ड कप अगर खेलने का सोच रहे हैं तो इस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल टैलेंट हमारे पास मौजूद है
5वें 6ठे नंबर पे इफ्तिखार से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी स्टेटमेंट देने की कुछ जरूरत थी। आपके सामने पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पहले एक जो है ना मुद्दा बयान किया जाता है कि मैच के अलावा बात नहीं करनी। अब वर्ल्ड कप की बातें भी हो रही हैं और कभी रिजवान आके रोते हैं, जी मैं तो 5वें नंबर पे खेलना नहीं चाहता था, 4थे नंबर पे खेलता हूँ, कौम के लिए खेलता हूँ, कप्तान के लिए खेलता हूँ। कराची में जाके क्या हो जाता है? साफी को अब ज्यादा बाउंड नहीं कर सकते, हो जाता है। हमने पिंडी में भी शादाब को सवाल करके कैप्टन बनाया था। नहीं वो पीएसएल था, पीएसएल में भी हम अलाउ कर रहे थे कि आप पीएसएल से हटके आपने बात नहीं करनी, आपने सवाल नहीं करना, लेकिन सवाल ने एक तरह का वो एक सारा क्यास तोड़ा और वो जो एक तजब्जब की सूरत हाल थी, क्या कौन रेस्ट कर रहा है, कौन कैप्टन बनेगा, उसे क्वेश्चन और उसके जवाब में जो है वो सारा पाया पलट दी। तो इस तरह का हो जाता है। आप बिल्कुल टेक्स्ट साफी है ना, वो इतना स्टूडेंट तो है नहीं कि आपकी सारी बातें समझेगा, तो छोटे मोटे फंबल हो जाते हैं। अच्छा, कर लेने चाहिए। सर आप क्या कहेंगे इस पॉलिसी स्टेटमेंट के हवाले से? ये सोच मेरे ख्याल है बाबर आजम की भी होगी और ये सोच जो इस वक्त करंट टीम है उसकी भी होगी। देखिए, अगर एक प्लेयर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कोई व्यूज एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसके अपने भी हो सकते हैं, बट मोर और लेस एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक टीम खेल रही है उसके भी हो सकते हैं। जिस तरह की जो बातें, जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए इमाम ने, और जो थॉट प्रोसेस वो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, मुझे पर्सनल लगता है कि शायद वो सिर्फ इमाम के नहीं थे और एज अ ग्रुप ही वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे थे। अब ये किसकी सोच है वो रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन जो शाकिर ने जैसे कहा कि इफ्तिखार जैसा टैलेंट, एक ऑलराउंड टैलेंट, कि बिसाइड्स बीइंग अ पावर हिटर, बिसाइड्स गिविंग यू दैट स्टेबिलिटी, कि अगर 4 आउट खड़े हुए हैं 25 पे 26 पे, जो पाकिस्तान को हमने देखा होते हुए कि वनडे में 25 पे 4 किसी भी वक्त आपकी बारी आ सकती है, उस टाइम पे वो रोक भी सकता है और जिस टाइम मारने का वक्त उस टाइम मार भी सकता है। उसके बाद आपको वो बॉलिंग में ऑप्शन देते हैं, ठीक है, जो एक टाइम पे हमें हफीज दिया करते होते थे, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो है ना वो डालना, उनसे तो बॉलिंग करवाई नहीं जा रही, लेकिन आगा सलमान को यूज किया जा रहा है। देखें वो उन्हीं के रिप्लेसमेंट में कर रहे हैं ना, जो चीज जो रोल आप इफ्तिखार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको टीम में होना चाहिए, वो इस टाइम आगा सलमान कर रहे हैं। तीसरी चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोग भूल जाते हैं, इफ्तिखार इज ऑल्सो अ ग्रेट फील्डर। इफ्तिखार फील्डिंग के अंदर बहुत रिलायबल रिसोर्स, फिनिशर भी बहुत अच्छे हैं। और इस सब के साथ साथ आई डोंट नो उनके एक्चुअल कप्तानी के फिगर्स कितने हैं, बट मैंने उनको देखा है केपी की कप्तानी करते हुए जब रिजवान वगैरह अवेलेबल नहीं थे, और उन्होंने टूर्नामेंट जितवाए केपी को अपनी अब तक कप्तानी करके। तो ऑल अराउंड क्रिकेटिंग ब्रेन, इफ्तिमेनिया, चाचा इज ग्रेट सर। अच्छा, शादाब की कल मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी, आपने भी देखा होगा, ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी उन्होंने पोस्ट की थी कि हम रोटेशन पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और यही रोटेशन पॉलिसी हमें वर्ल्ड कप में काम आएगी। क्या रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए कल के मैच में भी? देखिए, मैंने शुरू में भी ये बात की कि इस रोटेशन पॉलिसी के साथ हमने सीरीज जीती है, ये बड़ी अचीवमेंट है। हम एक फुल फ्लेज विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ नहीं गए, हमने तकरीबन हर मैच रोटेशन पॉलिसी में भी कहने की खुलूस था या मुझे सर रोटेशन पॉलिसी इसलिए है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो माइंडसेट है और मिकी आथर का, वो ये है कि हमने बहरहाल इस सीरीज को सिर्फ सीरीज के तौर पर नहीं लेना और जीतने के नहीं लेना, हमें वनडे अपना जो एशिया कप होना है अगर उसकी भी तैयारी करनी है और अपने एक वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड को भी इन्हीं तमाम ऑप्शन को यूज करके फाइनलाइज करना है। तो एशिया कप होगा वैसे? एशिया कप मेरा ख्याल है होगा, शायद पाकिस्तान में ना हो। अगर एशिया कप नहीं होता तो एशियन जितनी भी टीमें एशिया की, इनका वर्ल्ड कप से पहले बहुत बड़ा नुकसान है हमें अपने। लेकिन वो 5 मुल्क की एक टूर्नामेंट भी तो, अच्छा उसका वैसे उसके हवाले से तरदीद आ गई है वहां से कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर 5 मुल्क की हो रहा है तो फिर अपने लिए कर रहे हैं, अपनी तैयारी वो कर रहे हैं। या बाकी जो टीमें वर्ल्ड से उन्होंने इंडिया के खेलना है उनको तो मौका दे रहे हैं, तो फिर लॉस किसका है? पाकिस्तान का लॉस होगा अगर वो उस 5 मुल्क की टीम में नहीं होता उस इवेंट में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने स्टांस पे जितना ज्यादा सख्ती दिखा सकते हैं दिखाएं, लेकिन इवेंचुअली नुकसान ना खाएं, कि ऐसे वहां जाकर जरूर नरमी दिखाएं जहां स्टिक टूटने वाली हो, कि अपना नुकसान ना हो। एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता, भारत ने अपने 2 होम एशिया कप जो है वो यूएई में करवाए, तो इसको कोई अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। एशिया कप हम जीते आ रहे, मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे लिए वर्ल्ड कप बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बड़ा अरसा हो गया वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो हमें उसके लिए अपनी तमाम ऑप्शन जहन में रखनी चाहिए और पाकिस्तान को दुनिया के हर मुल्क में जाके खेलना चाहिए। हमें कोई इस पे क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है हम अगर इंडिया में जाके इंडिया को हराते हैं तो ये जो जोश और खरोश पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट से मिलता है ना, तो ये तमाम वाकई ज़ाया नहीं करने चाहिए। और एशिया कप इंशाल्लाह होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं होता तो ये नुकसान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है। अली, अगर बात की जाए रोटेशन पॉलिसी की, जहां से बात निकली थी, तो रोटेशन पॉलिसी के तहत अब उसामा मीर और एहसान उल्लाह को आप देख रहे हैं कि वापस उनको चांस मिलेगा, क्योंकि उनको उस पिच पे चांस मिला था जहां पे आपके जो मेन
कंपोनेंट्स हैं वो फेल हो रहे थे। अब कराची में आपको पता है कि स्पिन को भी थोड़ा सा मदद मिलती है, एहसान को भी वहां पे मदद मिल सकती है। कल न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को वहां पे मदद मिली, तो एहसान और उसामा को वापस चांस देना चाहिए। आई थिंक प्रॉब्ली उसामा को यस, एहसानुल्लाह मुझे नहीं लगता देना चाहिए, क्योंकि मैंने उनकी बॉलिंग बड़े गौर से देखी थी जो उन्होंने कराया था। मुझे फ्रैंकली नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। मुझे वो उनकी लाइन ऑफ लेंथ समझ नहीं आ रही थी। पेस उनकी है, वो दुनिया मान रही है कि यार वो लड़का 150 टच कर जाता है, और किया भी है उसने, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो लाइन ऑफ लेंथ में होनी चाहिए आपकी। बहुत सारे बॉलर्स हैं हमारे पास जो बहुत तेज हैं, अच्छे खासे बॉलर्स हैं। आप अगर एक मैच में हारिस रऊफ को रेस्ट करा सकते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह आप एहसानुल्लाह को मुझे नहीं लगता अगले 2 मैचों में रेस्ट कराना चाहिए, एहसानुल्लाह को खिलाना चाहिए हारिस रऊफ को या किसी और को रेस्ट करा के। तो मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं होगा। उसामा मीर मुझे लगता है शायद साथ खेलें इनके उसामा शादाब खान के अगले मैच में मोहम्मद नवाज की गैर मौजूदगी में उनकी शायद फिंगर फ्रैक्चर होगी। हाँ एग्जैक्टली। तो इफ्तिखार के कुछ चांसेस दिखे? इफ्तिखार के चांसेस हो सकते हैं आखिरी मैच में, नॉट इन द नेक्स्ट मैच। मुझे अच्छा, इफ्तिखार ने भी पिछले दिन इंटरव्यू में मुझे कहा जी कि मुझे चांसेस नहीं मिलते। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी कम चांसेस मिले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक सीरीज का उन्होंने जिक्र किया कि मुझे चांसेस मिलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्ट्रैटेजी की, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट मैच में? आपको पता भी है कि ओडीआई में अगर हम क्लीन स्वीप कर देते हैं तो नंबर 1 टीम बन जाएगी, और ये जिंदगी में, मतलब जो क्रिकेट की जिंदगी है उसमें पहली दफा होगा, तारीख में पहली दफा आप कह सकते हैं। ये जो तारीख के वाकयात की आप बात कर रहे हैं, यकीनन हमारी सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी वो टॉप नॉच हासिल करे, टॉप पोजीशन वनडे में। लेकिन मैं फिर वही बात करता हूँ कि ये पोजीशनें आती जाती रहती हैं। हमारी इस सीरीज़ का बुनियादी मकसद तैयारी है वर्ल्ड कप की। ये नंबर 1 पोजीशन आना कोई, मैं इतनी इंपॉर्टेंस को इसलिए नहीं दे रहा कि हमें अपनी तैयारी हर्ट नहीं करनी चाहिए। सीरीज हमने जीत लिया, हमें पूरा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि रोटेशन पॉलिसी के तहत हमने सीरीज को 3-0 किया हुआ है, तो शायद आगे भी हम बेहतर रिजल्ट दें, लेकिन हमें बहरहाल अपनी उस स्ट्रीक को जारी रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल रोटेशन पॉलिसी और तमाम टैलेंट को यूटिलाइज करना। ठीक हो गया। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ और मामलात के ऊपर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोग्राम के हवाले से जो टैलेंट एंड प्रोग्राम है, नेल्सन मंडेला टैलेंट एंड प्रोग्राम, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सरफराज अहमद साहब, आपके भाई, हमारे भाई सैफी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैफी भाई वेलकम करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक है। सैफी भाई बताइएगा, ये जो टैलेंट एंड प्रोग्राम है इसकी हमने कल तकरीब देखी, इसमें आप पाए गए, और ये बड़ा जबरदस्त है कराची के बच्चों के लिए। अंडर 16 और अंडर 19 के बच्चे आप उनको ट्रेन करेंगे। थोड़ा सा बताइएगा कि इनको ट्रेनिंग के बाद की साउथ अफ्रीका भेजने के प्लान्स है, क्या कुछ प्लान्स हैं? देखिए, पहले तो मैं जो ऑनरी काउंसिल है माजिद साहब, आई थिंक ये उनका बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, और ये उनकी ख्वाहिश थी इस तरीके से कराची के बच्चों की जो एक टीम बनाकर अंडर 19 की उनको जो साउथ अफ्रीका लेके जाएं, जहाँ पे जो नेल्सन मंडेला के जो लोग हैं वहाँ पे उनको रिसीव करेंगे और सारा अकोमोडेट वगैरह जो है वो उनको करेंगे। तो आई थिंक अच्छा इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो कि अपने रीजन की नुमाइंदगी नहीं कर पाते और जिनको मौका नहीं मिल पाता। तो आई थिंक उनके लिए ऐसा इनिशिएटिव है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको मौका है कि भाई वो यहाँ से सिलेक्ट होकर साउथ अफ्रीका जाएं, और उसके बाद जब वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करें तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से उनको मौका अपने कराची में या दूसरे डिपार्टमेंट में चलने का एक बेहतरीन मौका फराहम होगा। अच्छा, ये जब अफ्रीका वगैरह भी जाएंगे उसके बाद वापस आएंगे, अगर इनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी तो इनको कोई फायदा भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि वैसे भी पाकिस्तान में तो जो दिखता है वो बिकता है। पीएसएल में अगर आप परफॉर्म कर जाएं तो पाकिस्तान के लिए खेलना स्टार्ट कर देते, तो ये कोई ब्रॉडकास्ट वगैरह भी होंगे टूर्नामेंट्स? देखिए, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन देखिए इनिशिएटिव इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि इनकी कोशिश ये है कि उन बच्चों को मौका दिया जाए जो कि अंडर 19 लेवल पे जैसे इन्होंने नुमाइंदगी नहीं की, वो जिनको मौका नहीं मिल पा रहा, जो रॉ टैलेंट होते हैं जिनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही होती, तो आई थिंक उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर आए, अपने टैलेंट के जौहर दिखाएं और एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। देखें, साउथ अफ्रीका जाना किसी भी यंग बच्चे के लिए, साथ ट्रैवलिंग करना, उसके बाद केप टाउन जैसे मुल्क में जाना, डरबन में जाके मैचेस खेलना, तो आई थिंक एक्सपोजर बहुत जबरदस्त होगा और इससे ये फायदा होगा कि जो बच्चे वहाँ परफॉर्म करेंगे और डेफिनेटली जब उनकी वापस आएंगे तो जो अंडर 19 की टीमें होंगी उन पर जरूर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक हो गया। शाकिर साहब, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, शाकिर अब्बासी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक है। मैं इससे ये जानना चाह रहा था कि ये सिर्फ कराची सेंट्रेड प्रोग्राम है या इसमें आप मुल्क के दीगर हिस्सों में भी टैलेंट हंट करेंगे,
या इनिशियली पहले कराची में और फिर महलाबाद बाकी मुल्क में जाएंगे? देखिए बिल्कुल, मैं जैसा आपको पहले बताया, ये इनिशिएटिव जो ऑनरी काउंसिल है इस वक्त कराची में मौजूद माजिद साहब, जो कि उनका ये इनिशिएटिव है, आई थिंक ये उनका पहला स्टेप है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे उनके जो जब उनसे बात हुई तो उनका ये सारे कोशिश करेंगे उनको, भैया हमारा पहला स्टेप है और इंशाल्लाह फिर इस स्टेप को डेफिनेटली वो आगे जो है जैसे कराची में किया तो और शहरों में और मुल्की वाइज जो है ना इस तरह टीमों को लेके पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। अच्छा सैफी भाई, आजकल डिफरेंट एक्टिविटीज में भी आप नजर आते हैं, तो कोई प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं क्या? कुछ कोई माइंड बदला लिया कि बस क्रिकेट भी खेल लिया साथ में? बस जी, अभी तो फिलहाल क्रिकेट का माइंड है और फ्री है तो कोशिश करते हैं ट्रेनिंग श्रेनिंग कर लेते हैं और बैटिंग प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं। और जी शाकिर बताइए। सैफी भाई, कुछ उड़ती उड़ती कल खबर सुनी थी कि वर्ल्ड कप की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं और बड़ा टाइम लगा रहे हैं नेट्स पे, तो हाउस द जोश इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं? शाकिर भाई क्रिकेट के लिए तैयार है। अच्छा नहीं, वैसे आपने बोला तो ये था कि वर्ल्ड कप खेलना हर बंदे की ख्वाहिश होती है। देखिए बात यह है कि जो भी क्रिकेटर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि जो भी बड़ा इवेंट हो वो उसका पार्ट रहे। तो डेफिनेटली देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ल्ड कप नहीं, ऑब्वियसली जो भी आगे क्रिकेट आ रही है वो खेलने की है और उसी के लिए मेहनत करते हैं और उसी के लिए हर बंदा जो शुरू करता है कि अपनी जगह बने और खेले। बिल्कुल जी सैफी भाई, हमारी दुआएं भी आपके साथ है। अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब हमें सीरीज जो है वो जीतनी चाहिए या फिर नंबर 1 की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि हमें अब 5 मैचेस, 2 मैचेस और भी जीत गए तो हम नंबर 1 बन जाएंगे, या फिर रोटेशन पॉलिसी के तहत हमें अपने जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना चाहिए? देखिए डेफिनेटली सीरीज बिल्कुल जीत गए और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि टीम को नंबर 1 पे लेके जाए और आई थिंक बड़ी अचीवमेंट होती है जब आपकी टीम जो है वो नंबर 1 आती है रैंकिंग में। तो आई थिंक देखिए बिल्कुल उन प्लेयरों को ये मौका देना चाहिए, लेकिन टारगेट जरूर जो है वो नंबर 1 को जरूर रखें और डेफिनेटली एक आध अगर चेंजेस समझते हैं तो उन जिनको प्लेयर को समझते हैं मौका देना चाहिए, उनको जरूर मौका दें, लेकिन टारगेट 5-0 होना चाहिए। सैफी भाई, आपको डेफिनेटली अभी कराची वाले भी सुन रहे होंगे, कराची में क्राउड थोड़ा सा कम आता है, उनको बताएं यार कि क्यों कम आता है और आप थोड़ा सा शाउट आउट दें कि क्राउड आए अगले 2 मैच। कराची में लोग जो है ना बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं ना, इसलिए कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। आपको पता है ना, ये तो आपको पता है कराची में लोग जरा बिजी रहते हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह देखिए ऑब्वियसली उम्मीद है कि आने वाले 2 मैचों में इंशाल्लाह जो है क्राउड जो है जरूर ग्राउंड में नजर आएगा। ठीक हो गया जी सैफी भाई, आखिर में बस मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप हर साल जो है वो ईद कुर्बान नजदीक है, वेड़े शेड़े घर में पालते होते, तो इस बार ईद की क्या तैयारी है? कितने वेड़े तैयार किए हैं और कैसी पोजीशन है उनकी? तैयारी सर बिल्कुल 100% हो चुकी है और जानवर बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह इससे जो है 15-20 दिन पहले इंशाल्लाह लेके आएंगे और उनको अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच सरफराज भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नेल्सन मंडेला के हवाले से भी बात होगी और सैफी भाई ने वर्ल्ड कप के हवाले से भी हमें बात की, टीम के लिए भी नेक ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया सैफी भाई आपका। शाकिर साहब, सैफी भाई ने तो बता दिया कि मैं प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ। देखिए वनडे वर्ल्ड कप के लिए सैफी भाई बहरहाल मरहला टीम मैनेजमेंट की नज़र में भी ज़रूर होंगे। T20 की हद तक तो चलो आप हारिस के साथ जा सकते हैं एज अ रिजर्व कीपर, लेकिन वनडे में और खास करके इंडियन सरफेस पे उन्होंने परफॉर्म भी बड़ा किया, बड़े अच्छा ऑप्शन है और मेरा ख्याल है उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। अली आप कुछ कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, वनडे लॉन्गर फॉर्मेट, टेम्परामेंट भी चेक होता है, एक्सपीरियंस भी चेक होता है। वर्ल्ड कप सिचुएशन में, एशिया कप सिचुएशन में यू नीड एन एक्सपीरियंस कीपर एज अ बैकअप, जो कि ऑब्वियसली बैट्समैन। सैफी भाई आपको पता है कि बड़े इवेंट्स खेल चुके हैं, बहुत अच्छे। मैं आई रियली एडमायर सैफी एज अ वनडे बैट्समैन, वनडे का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। आई रियली एडमायर हिम। उनके स्टार्ट्स भी आई थिंक उनको फेवर देते हैं कि उन्होंने बहुत कमाल सिचुएशंस में पाकिस्तान को पाया है और निकाला है वहां से। और सैफी भाई अगर प्लेइंग 11 में ना भी हो, सिर्फ स्क्वाड के साथ होना, वो प्लेइंग मेंटर के तौर पर बूस्टर होगा। वो इतना जबरदस्त रोल होता था मेंटर उनका। शाकिर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, अली आपका भी बहुत शुक्रिया। बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी। और कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद साहब बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।